हेलो एवरीवन। जैसा मैंने बताया था कि यूरोप में सबसे पहली कंट्री जो रेवोल्यूशन करती है वो है फ्रांस। तो इसलिए हम सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे और वो कैसे एक नेशन बनता है इसके बारे में भी देखेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा बार आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो उससे पहले हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक टाइमलाइन देख लेते हैं। तो 1774 में लुई 16 को राजा बनाया जाता है, जो कि एक बर्बन डायनेस्टी से आता था। उस टाइम पर मोनार्की हुआ करती थी जहां पर राजाओं का शासन होता था। तो 1789 में सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। मतलब वहां पर राजा तो रहेगा लेकिन वो अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। उसके बाद 1792 में एक और रेवोल्यूशन होता है जिसमें असेंबली बनाई जाती है और राजा को हटा दिया जाता है। अब फ्रांस पूरी तरीके से एक रिपब्लिक कंट्री बन चुकी है। लेकिन 1799 में फिर से मोनार्की आ जाती है, मतलब राजा आ जाता है, जो कि होता है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन दूसरी कंट्रीज़ में भी जाकर अटैक करता है और वहाँ पर अपना शासन बनाता है। तो 1814 और 15 में नेपोलियन को हटा दिया जाता है। ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया मिलकर नेपोलियन के साथ लड़ाई करते हैं, जिसमें नेपोलियन हार जाता है और उसको साइन करना पड़ता है कांग्रेस ऑफ वियना। उसके बाद फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी दोबारा से आ जाती है। उसके बाद 1830 में एक और फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है जिसमें लुईस फिलिप को किंग बनाया जाता है और ऐसे फ्रांस में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। और उसके बाद 1848 में लुईस फिलिप को भी हटा दिया जाता है और कम्प्लीटली रिपब्लिक आ जाता है। इसके बाद से फ्रांस में रिपब्लिक ही रहा है। तो जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसमें सिर्फ यहाँ पर नेपोलियन तक बताया गया है। और इसके बाद का जो ये वाला पार्ट है, इसको पूरे चैप्टर में आधा टुकड़ों में बताया गया है। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप क्या करना, इस टाइमलाइन को कहीं पर लिख लेना या फिर आप टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो नेशनलिज्म का सबसे पहला उदाहरण जो देखा जा सकता है वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 1789 में हुआ था। तो 1789 से पहले फ्रांस में मोनार्की हुआ करती थी। देखो मोनार्की क्या होता है, मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पर राजा का शासन होता है, और डेमोक्रेसी देखी तो जहाँ पर लोगों का शासन होता है। यहाँ पर आप कोई अपने लिए राजा नहीं चुन सकते, कोई सरकार नहीं चुन सकते, लेकिन डेमोक्रेसी में आप वोट देते हैं और वोट के थ्रू अपना एक नेता चुनते हैं, जो नेता फिर बाद में गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है, तो यही मोनार्की थी हमारी फ्रांस में। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से मोनार्की हट जाती है और सारी पावर किसके पास आती है, फ्रेंच सिटीजन के पास, वहाँ के लोगों के पास सारी पावर आ जाती है। तो इस रेवोल्यूशन से क्या पता चलता है कि जो लोग हैं अब वही अपनी एक सरकार बनाएंगे और अपने देश के भविष्य को लिखेंगे। तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन तो ऐसे हो नहीं गया होगा, उसके लिए चाहिए होता है लोगों का साथ। और लोग कब यूनाइट होते हैं, जब सब लोगों को लगता है कि हम सबका एक ही मोटिव है। तो वो जो कलेक्टिव फीलिंग आती है उसी की वजह से कोई एक रेवोल्यूशन हो पाता है। तो फ्रांस में भी कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी को बनाया गया जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ हम सब एक ही हैं। जैसे कि उन्होंने अपनी कंट्री को क्या कहा, ला पैट्री, जिसका मतलब होता है द फादरलैंड, मतलब ये हमारी पितृभूमि है। जैसे हम इंडिया को मदरलैंड कहते हैं ना कि हमारी मातृभूमि है, वैसे ही उन लोगों ने अपनी ज़मीन को एज अ फादरलैंड कहा। वहाँ के सिटीज़न को ली सिटोयन कहा गया। उन्होंने अपने लिए एक अलग झंडा बनाया जो कि एक ट्राई कलर था, जो कि राजाओं के झंडे से अलग था। और जो एस्टेट जनरल था, जिसमें सिर्फ एक्टिव सिटीजन ही पार्ट ले सकते थे, उसका नाम चेंज कर नेशनल असेंबली रखा गया। एस्टेट जनरल बस ये मान लो कि ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप जिसको लोग चुनते हैं और यही लोग बाद में सरकार बनाते हैं। नए हिम्स को लिखा गया। हिम्स मतलब आप मंत्र बोल सकते हो या फिर देशभक्ति के गीत बोल सकते हो। शपथ ली गई और जो मार्टियर्स है, जो शहीद हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई या फिर याद किया गया। सबके लिए एक ही कानून बनाया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसको हटा दिया गया। वेट्स और मेजर के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया, मतलब कि वजन नापने के लिए, मेजर करने के लिए अब एक ही यूनिट रहेगा। तो जो कॉमन लैंग्वेज होती थी फ्रेंच, इसको इम्पोर्टेंस दी गई। और जो रीजनल डायलेक्ट्स होते थे, मतलब कि जो हर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियाँ होती थी, उसको डिस्करेज किया गया। तो अब तक यहाँ पर क्या हुआ कि जो फ्रांस है वहाँ पर मोनार्की हट गई और रिपब्लिक आ गया। तो अब क्या होता है कि जो फ्रेंच के रिवोल्यूशनरीज होते हैं ना, अब ये सोचते हैं कि हमने फ्रांस को आज़ाद करवा दिया, मोनार्की हटा दी, अब ये हमारा मिशन है कि हम यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जाकर भी आज़ादी ले आएँ। तो ये जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं ये सोचते हैं कि हम दूसरी कंट्रीज़ में जाकर वहाँ पर भी ऐसे ही मोनार्की को हटा देंगे।
तो ये जो इवेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ये पूरे शहरों में फैल जाता है, अलग अलग देश के कोने में चला जाता है। और अब जो बाकी देश के लोग हैं वो भी क्या सोचते हैं कि हमको भी अब मोनार्की हटानी है। अब जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो अब जैकोबिन क्लब सेटअप करते हैं। जैकोबिन क्लब एक ग्रुप होता है जहाँ पर पॉलिटिकल डिस्कशन होते हैं कि आज हमको यहाँ पर ये करना है, वो करना है, या फिर गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, तो ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो यही जो सारी एक्टिविटीज़ थी, इसकी वजह से क्या होता है, फ्रेंच आर्मी के लिए ईजी हो जाता है किसी कंट्री में जाना। और ये जाते भी हैं, जैसे ये होलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली वाले पार्ट में भी घुस जाते हैं। तो ये ब्लैक वाला जो है ये फ्रांस है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि अलग एरिया में जाकर वहाँ पर भी कब्जा करते हैं, जैसे कि नीदरलैंड, जिसको होलैंड कहा जाता था, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली के कुछ पार्ट में ये यहाँ तक घुस जाते हैं। तो अब तक नेपोलियन आ चुका था और उसने दूसरी टेरिटरी को भी कंट्रोल कर लिया था। और नेपोलियन के आने के साथ ही मोनार्की भी आ जाती है और डेमोक्रेसी को हटा दिया जाता है। लेकिन नेपोलियन से लोग ज़्यादा नफरत नहीं करते थे, क्योंकि उसने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए थे, काफ़ी सारे अच्छे काम किए थे, जिससे कि बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। तो नेपोलियन ने जो काम किया उसको सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है, या फिर उसको नेपोलियन कोड भी कह सकते हैं। जिसमें इसने क्या किया कि जो प्रिविलेज मिलते थे जन्म के बेस पर, मतलब कि जन्म के साथ ही जो लोगों को विशेष अधिकार मिल जाते हैं, उसको हटा दिया और सब लोगों के लिए एक इक्वल राइट्स रखे गए। मतलब कि कानून के आगे सब समान है और किसी को भी उसके जन्म के आधार पर कोई फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। उसने राइट टू प्रॉपर्टी का भी प्रोविज़न रखा। फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है कि किसी एक आदमी के पास बहुत बड़ी ज़मीन दे दी जाती है, या फिर किसी गांव का एक एरिया दे दिया जाता है जहां से वो आदमी टैक्स वसूलता है उन लोगों से। अब वो उस आदमी के ऊपर है कि वो कितना ज़्यादा टैक्स वसूलता है, कितना कम वसूलता है। तो इसको फ्यूडल सिस्टम कहा जाता था और इसको भी हटा दिया गया। सर्वडॉम्स और मैनोरियल ड्यूज़ को भी हटा दिया गया, मतलब कि जो बंधुआ मजदूरी होती है उसको भी ख़त्म कर दिया गया। गिल्ड्स के आने जाने पर जो रोक था उसको भी हटा दिया गया। गिल्ड्स मतलब ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि मर्चेंट्स होते हैं, ऐसे व्यापारी होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। तो उनके मूवमेंट पर रोक लगा रखी थी, जो कि नेपोलियन हटा देता है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को और बेहतर किया जाता है। तो इतने सारे रिफॉर्म्स करता है नेपोलियन, जिससे कि किसान हो गए, चाहे वो आर्टिशन हो गए, वर्कर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, सबको फ़ायदा होता है। और जब इतना सारा फ़ायदा होगा तो लोग खुश होंगे ही। तो इससे बिजनेसमैन हो गए, जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर होते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे, अपने सामान को बेच सकते थे और पैसा कमा सकते थे। तो ये जो रिफॉर्म्स है ये बाकी टेरिटरी में भी लाया गया जहाँ पर नेपोलियन का कब्ज़ा था, और वहाँ के लोगों को भी ये काफ़ी पसंद आया। तो जहाँ पर नेपोलियन ने कब्ज़ा किया था, जिस एरिया को उसने जीता था, वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था? तो शुरू में तो लोग फ्रेंच आर्मीज़ को बहुत पसंद करते थे। उनको लगता था कि ये आएंगे, हमको मोनार्की से फ्री करेंगे और चले जाएंगे अपनी कंट्रीज़ में। वो इन लोगों को लिबर्टी ऑफ हार्बिंगर समझते थे, मतलब कि आज़ादी के जो दूत होते हैं ना, उसकी तरह समझते थे और खूब वेलकम करते थे अपनी कंट्रीज़ में। तो बाद में ये जो वेलकम होता है ये बदल जाता है हॉस्टिलिटी में, शत्रुता में बदल जाता है। तो यहाँ से लोगों को ये रियलाइजेशन होता है कि जो नेपोलियन है ये हमारे देश से मोनार्की तो हटा दे रहा है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर खुद ही रूल करने लग जाता है। उनको कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रही थी, और इसके अलावा लोगों को भारी टैक्स देना पड़ता था, सेंसरशिप झेलनी पड़ती थी। मतलब कि अगर सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन कराया जाता था, मतलब कि ज़बरदस्ती आर्मी में भरा जाता था लोगों को। अब लोगों को ये समझ में आने लगा था कि जो नेपोलियन है, जो फ्रेंच आर्मीज़ है, ये हमको आज़ादी नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक मोनार्की हटाकर दूसरी मोनार्की हम पर थोपी जा रही है। तो यहाँ से लोगों के मन में नफरत शुरू होने लग जाती है। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।